जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. How are you? Today the lecture with I present you rapid sand filter. लास्ट टाइम हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ा था. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर था. बच्चों, रैपिड सैंड फिल्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं. आर यू विद मी स्टूडेंट्स? जी, स्लो सैंड फिल्टर तो मैंने उस दिन बता दिया था कि स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, उससे फिल्ट्रेशन कैसे होती है. अब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में सबसे पहले तो कोगुलेशन करते हैं. वाटर की कोगुलेशन द रॉ वाटर इज फर्स्ट ट्रीटेड विद केमिकल कोगुलेशन. केमिकल जो है वो लगा के सबसे पहले उस पे तो जो स्लो सैंड फिल्टर था उस पे रॉ वाटर को सेडमेंटेशन की जाती थी, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले जो रॉ वाटर होता है उसकी कोगुलेशन की जाती है मेडिकेशन से, केमिकल से. उसके बाद रैपिड मिक्सिंग. इन दिस स्टेप वाटर इज subjected to mixing chamber for few minutes मिनिमम जो है 20 मिनट्स तक इसकी मिक्सिंग होती है. अब रैपिड मिक्सिंग में जो है ये जैसे चैम्बर है ना, उस चैम्बर के अंदर जब वाटर गया, जिस तरह स्लो सैंड फिल्टर के अंदर पहले रॉ वाटर आया था और रॉ वाटर जो है उसकी वहाँ सेडमेंटेशन हुई थी. सेडमेंटेशन होने के बाद वो स्लो सैंड फिल्टर में चला गया था. अब यहाँ पहले इसकी कोगुलेशन होगी. कोगुलेशन के बाद जो है कोगुलेशन मेडिकेशन है ना, जो मेडिकेशन वाटर में डाली है. अब सेकंड स्टेप पे उसकी रैपिड मिक्सिंग होगी. जो उसकी जिस चैम्बर में डाला हुआ उस चैम्बर में वो मिक्स करेगा, उसको रोटेट करेगा वेरी फास्टली, जो है ना उसको घुमाएगा, और घुमा के उसकी जब मिक्सिंग होगी तो फ्लोकुलेशन जो है इन दिस फेस वाटर इज ट्रीटेड इन फ्लोकुलेशन चैम्बर फॉर 30 मिनट्स. इसमें जो है फ्लोकुलेशन मीन के जो मेडिसिन पानी में डाली थी, जो केमिकल या मेडिसिन जो भी, उसकी फिर मिक्सिंग हुई. मिक्सिंग करने के बाद फ्लोकुलेशन मीन के उसको कुछ देर के लिए पानी के साथ मिक्स होने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो ये कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए. अब कोगुलेशन जब मैंने स्टार्ट में बताया तो मैंने बताया था कि कोगुलेशन जब करते हैं तो उस तकरीबन 30 मिनट तक करते हैं. तो ये कोगुलेशन ही अभी तक हो रही है. जो पहले तो कोगुलेशन मीन के रॉ वाटर के अंदर जो है मेडिकेशन डाली. अब रॉ वाटर के अंदर मेडिकेशन डालने के लिए सेकेंड स्टेप में रैपिड मिक्सिंग हुई उसकी. अब रैपिड मिक्सिंग के बाद जो है वो फ्लोकुलेशन, अब जो कोगुलेशन डाली उसको एक टाइम दिया गया कि वो पानी में से जर्म्स को ख़त्म करे. ठीक है. अब वो टाइम जो है उस दैट मीन की फ्लोकुलेशन है. अब फ्लोकुलेशन जो है एक स्टेबलाइज करने के लिए, उस बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करने के लिए जो मेडिकेशन डाली है, तो उसका एक 30 मिनट टाइम चाहिए था. अब 30 मिनट के बाद जो है फिल्ट्रेशन, 30 मिनट के बाद क्या होगा? सेडमेंटेशन. कोगुलेटेड वाटर इज लेड इनटू सेडमेंटेशन टैंक फॉर 2 to 6 आवर. अब ये जो फ्लोकुलेशन हो गई, सबसे पहले कोगुलेशन हुई, फिर रैपिड मिक्सिंग हुई, फिर फ्लोकुलेशन जितना टाइम मेडिकेशन के लिए उसको चाहिए था वो भी दे दिया. अब सेडमेंटेशन. अब यहाँ पे किस चीज़ की सेडमेंटेशन होनी है? कोगुलेटेड वाटर इज लेड डाउन टू सेडमेंटेशन टैंक फॉर 2 to 6 आवर्स. अब इसकी सेडमेंटेशन यहाँ पे होनी है 6 आवर तक. इसको सेडमेंटेशन के लिए छोड़ देना. जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे पानी के. सेडमेंटेशन मीन कि जितने भी हार्ड पार्टिकल्स हैं, जब बैक्टीरिया वायरसेस जो ख़त्म हुए, वो पानी के नीचे उनकी एक तह बैठ जाएगी. अब उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा. फिल्ट्रेशन इज द क्लैरिफाइड वाटर इज सब्जेक्टेड टू रैपिड सैंड फिल्टर. अब ये रैपिड सैंड फिल्टरिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी. अब स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर जो है उसमें डिफरेंस ये है कि सॉरी, इसमें डिफरेंस ये है कि स्लो सैंड फिल्टर जो है
उसमें मेडिकेशन नहीं थी, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल की सेडिमेंटेशन हुई थी और रॉ मटेरियल की सेडिमेंटेशन होने के बाद सैंड की एक लेयर थी जो जिसकी डेप्थ 1.5 थी और इसी तरह वाटर था। सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन होने के बाद वाटर था, वाटर के बाद जो है वो सैंड फिल्ट्रेशन होनी स्टार्ट हो गई थी। स्लो सैंड फिल्टर की बात करती हूँ। अगर डिफरेंस देखा जाए तो रैपिड सैंड फिल्टर में इसकी फिल्ट्रेशन पहले नहीं हुई, इसकी पहले मेडिकेशन हुई है, ठीक है, पानी की मेडिकेशन हुई है, कोगुलेशन हुई है, कोगुलेशन और कोगुलेशन के बाद रैपिड मिक्सिंग के बाद तो जो है फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन के लिए भी इसको 30 मिनट चाहिए थे, तो 30 मिनट भी मिल गए। उसके बाद सेडमेंटेशन। अब सेडमेंटेशन के में जितने भी मड या किसी चीज़ के पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल या बैक्टीरिया, वायरसेस जो जिनको मेडिकेशन की थी वो ख़त्म हो गए। अब उनकी सेडमेंटेशन हो जाएगी। अब सेडमेंटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए था? 2 to 6 आवर। तो अब इसकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट होनी है। अब फिल्ट्रेशन जो है वो उस इसकी फिल्ट्रेशन भी वैसे ही होनी है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी जैसे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन हुई थी इसी तरह रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होगी। अब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में डिफरेंस ये है कि इसका प्रोसेस रैपिडली होता है। अब रैपिडली प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि मेडिकेशन हुई, सबसे पहले ये देखें जो लेफ्ट साइड है इसमें रॉ वाटर आया। रॉ वाटर में इसकी एलम हुई। एलम मीन के उसकी जो है मेडिकेशन इसको किया गया, ठीक है, मेडिकेशन इसको लगाई गई। इसके बाद इसकी दूसरे चैम्बर में सबसे पहला चैम्बर जो रॉ वाटर आया तो फौरन इसकी एलम हुई। एलम जो मेडिकेशन देनी थी उसको मेडिकेशन दे दी, ठीक है। अब मेडिकेशन के बाद इसकी दूसरे चैम्बर में पहुंच गया, दूसरे चैम्बर में इसकी मिक्सिंग हुई। अब मिक्सिंग जो चैम्बर है वो रोटेट करता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है इसकी मिक्सिंग करके चैम्बर उसको नेक्स्ट फ्लोकुलेशन जो है उस नेक्स्ट वाले चैम्बर में भिजवा दिया जाता है। अब यहाँ इसकी फ्लोकुलेशन के लिए 30 मिनट तक जो है वाटर इस चैम्बर में, फ्लोकुलेशन चैम्बर में स्टे करेगा। फ्लोकुलेशन चैम्बर में स्टे करने के बाद जो है ये सेडिमेंटेशन टैंक में चला जाएगा। अब सेडिमेंटेशन टैंक में जितने भी हार्ड पार्टिकल्स या बैक्टीरिया, वायरसेस जो किल हुए थे मेडिकेशन के साथ, वो उनकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी, वो उनकी एक लेयर नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर जो है वो साफ हो जाएगा। अब साफ पानी देखें, एरो किधर जा रहा है? अब एरो किधर जा रहा है? साफ पानी अब फिल्ट्रेशन टैंक में चला गया। अब फिल्ट्रेशन टैंक में जो है वो यहाँ फिल्ट्रेशन वाटर गया और वाटर के नीचे जो है वो जो है सैंड की एक लेयर बनाई हुई है उन्होंने। अब वहाँ से जो है रैपिडली ये फिल्टर होता है, रैपिडली फिल्टर होके ये क्लियर हो जाता है। रैपिडली फिल्टर होके दोबारा से फिर देखो एरो कहाँ जा रहा है? एरो क्लियर वाटर स्टोरेज की तरफ जाने से पहले इस पाइप में फिर से इसकी क्लोरीनेशन होती है, फिर इसकी क्लोरीनेशन हो रही है, ठीक है। अब इसकी क्लोरीनेशन होने के बाद क्लियर वाटर स्टोर हो गया और क्लियर वाटर स्टोर होने के बाद इसकी कंजप्शन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वाटर। तो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ बेटा कि जो है रैपिड सैंड फिल्टर को किस तरह से जो है यूज़ के काबिल बनाया जाएगा। सबसे पहले तो रॉ वाटर आया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखें कि रॉ वाटर है। रॉ वाटर जो है इसकी एलम हुई, सबसे पहले इसको मेडिकेशन लगाई गई। इसके बाद जो है इसकी मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग के बाद जो है फ्लोकुलेशन हुई, फ्लोकुलेशन चैम्बर से नेक्स्ट जो है सेडिमेंटेशन हुई, सेडिमेंटेशन टैंक से ये फिल्ट्रेशन के लिए आ गया। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर से इसकी क्लोरीनेशन हुई है। क्लोरीनेशन होने के बाद नेक्स्ट ये क्लियर वाटर जो है उसकी स्टोर जहाँ स्टोर होना था उस स्टोरेज वाले जो है चैम्बर में चला गया, टैंक में चला गया। टैंक लाइक बनाया होता उन्होंने, उस टैंक से जो है वो यूज़ के लिए क्लियर वाटर चला गया। अब ये जो है क्लियरली जिस तरह मैंने आपको लास्ट जो है स्लाइड में एक एक चीज़ बताई, वही चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पे इस पिक में बताई, चैम्बर के थ्रू के किस तरह से जाना
और यही चीज़ मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो रॉ वाटर होगा। ये रॉ वाटर पंप होके जो है यहाँ इसको मेडिकेशन किया गया। मेडिकेशन के बाद इसकी फ्लोकुलेशन हुई। फ्लोकुलेशन के बाद इसकी डिसेंटेशन का मतलब है कि इसकी जो है सेडमेंटेशन हुई एंड सैंड फिल्ट्रेशन हुई। सेडमेंटेशन के बाद सैंड फिल्ट्रेशन हुई। सैंड फिल्ट्रेशन के बाद ओजोनेशन। ओजोनेशन के बाद कार्बन जो है फिल्ट्रेशन। अब जो मैंने आपको पढ़ाया या जो आपकी पिछली लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर ओजोनेशन नहीं था, लेकिन इसके अंदर ओजोनेशन भी है। जब मैं बुक के अंदर गई थी तो बुक में ओजोनेशन नहीं था। वहाँ पे कार्बन फिल्ट्रेशन और जो है क्लोरीनेशन और उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन जो है सैंड की फिल्ट्रेशन हो गई थी। लेकिन यहाँ ओजोनेशन भी कराया गया। तो ओजोनेशन जो है मैंने कहा कि चले स्टूडेंट को ये भी स्लाइड दिखा देती हूँ कि ओजोनेशन भी की जाती है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो जगहों पे जो फिल्ट्रेशन हुई है वो उनकी चॉइस पे भी होती है कि चॉइस में उन्होंने ओजोनेशन करनी है या नहीं। अब ओजोनेशन करने के बाद उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ट्रेशन भी की और फिर क्लोरीनेशन की और उसके बाद उन्होंने उसको स्टोरेज टैंक में भेज दिया और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के बाद उनकी जो है यूज के काबिल बनाया गया क्लियर वाटर। बेटा समझ आ रही है आप लोगों को? एडवांटेजेस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। अब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे? इट कैन डील विद रॉ वाटर डायरेक्टली। अब ये रॉ वाटर डायरेक्टली इसमें जो है यूज हुआ और जो स्लो सैंड फिल्टर था उसमें जो सबसे पहले वाटर जो है उसको टैंक में डाल के उसकी सेडिमेंटेशन के लिए उसको 15 डेज के लिए छोड़ा गया था। अब 15 डेज के लिए उसको स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इसीलिए कहा गया है कि उसको मिनिमम फिल्ट्रेशन के लिए जो है 15 डेज के लिए जो है सेडिमेंटेशन होती स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में। उसके मुकाबले में ये जो है इसकी जो है सेडिमेंटेशन 15 डेज नहीं होगी, इसकी फौरन से मेडिकेशन होगी रॉ वाटर की, इसलिए इट कैन डील विद रॉ वाटर डायरेक्टली। फिल्ट्रेशन बेड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। अब इसकी फिल्ट्रेशन जो बेड था वो उसकी भी लेस स्पेस है और लेस स्पेस होने की वजह से क्योंकि इसको मेडिकेटेड किया हुआ तो इसमें के बैक्टीरिया वायरसेस जितने भी है वो फौरन ख़त्म हो जाने, इसलिए इसमें जो है फिल्ट्रेशन के लिए सैंड की लेयर वो कम थी। फिर फिल्ट्रेशन इज रैपिड और इसकी फिल्ट्रेशन रैपिड। एक तो 15 डेज जो स्टोरेज वाटर करना था वो भी नहीं हुआ और दूसरा इसका जो सैंड की लेयर थी वो यहाँ कम है। ठीक है, फिल्ट्रेशन बेड जो सैंड का बनाया था वो कम था, जिसकी वजह से जो है वो रैपिडली फिल्ट्रेशन सिस्टम इसका दूसरा जो सिस्टम है उसको भी रैपिडली जो है वो बनाया गया, तो इसलिए इसको रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन कहेंगे। वॉशिंग ऑफ फिल्टर इज इजी। अब ये जो फिल्ट्रेशन है ये जो है उन्होंने कहा कि ये वॉशिंग के लिए इजी है। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन क्या होगा? अब स्लो सैंड फिल्ट्रेशन नो कोगुलेशन रिक्वायर्ड। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में कोगुलेशन नहीं हुई, कोई मेडिकेशन नहीं की गई थी और यहाँ कोगुलेशन हुई। ठीक है, यहाँ ये वेरी लार्ज स्मॉल पे था स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और यहाँ स्मॉल है। यहाँ पे वो वेरी लार्ज स्टोरेज थी वाटर की और 15 डेज तक उसको स्टोर रखने के बाद उसकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि उसकी सेडिमेंटेशन के लिए जो है 90% सेडिमेंटेशन जो है फिल्ट्रेशन से पहले ही हो चुकी थी। स्लो सैंड फिल्टर की बात करी हूँ और इसके मुकाबले में ये जो है स्मॉल जो है अमाउंट वाटर, इसमें जो है वाटर डायरेक्ट आता जाता है और उसमें जो है टैंक स्मॉल साइज का होता है और मेडिकेशन के बाद उसकी फिल्ट्रेशन होती जाती है। चीप एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, अब जो स्लो सैंड फिल्टर था उसकी मेडिकेशन नहीं है ना, इसलिए ये चीप था और ये हाई कॉस्ट है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन हाई कॉस्ट इसलिए है कि इसके लिए एक तो चैम्बर्स ज़्यादा चाहिए, मशीनरी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और उसमें तो सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए एक चैम्बर चाहिए था और एक जो है
वो रॉ वाटर के लिए चाहिए था। टैंक जो है वो कोई भी टैंक चूज कर लिया था उन्होंने, उससे पहले सेडिमेंटेशन जहाँ की थी। और यहाँ पे उनको जो है सबसे पहले कोगुलेशन के लिए चैम्बर चाहिए था, फिर कोगुलेशन के बाद एक चैम्बर चाहिए था, फिर सेडिमेंटेशन के लिए चाहिए था, फिर फ्लोकुलेशन के लिए एक चैम्बर चाहिए था। कि इस तरह 6-7 चैम्बर इसको चाहिए रैपिड सैंड फिल्टर को, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाती है। और ये सिंपल सा था, स्लो सैंड फिल्टर जो है एक सिंपल मेथड है, और रैपिड सैंड फिल्टर जो है कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसमें जो है कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होगी और मशीनरी भी ज़्यादा यूज़ होगी रैपिड सैंड फिल्टर में, और मैन पावर भी ज़्यादा होगी। जितने लोग वहाँ पे काम करेंगे उनको भी सैलरीज देना पड़ेगी, इसलिए इसकी ये हाई कॉस्ट ये होता है। फॉर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस वेयर लैंड कॉस्ट इज, फॉर बिग सिटीज वेयर लैंड कॉस्ट इज हाई एंड लेस। उन्होंने कहा कि जहाँ लैंड कॉस्ट लोग रहते हैं वहाँ पे, जैसे टाउन है या विलेज है, वहाँ के लोग जो है वो उसकी कॉस्ट पे कर सकते हैं, तो वो उनको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज वहाँ पे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन होती है। उसके मुकाबले में बिग सिटीज़ जो है वहाँ लैंड कॉस्ट इज हाई होती है, इसलिए यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होती है। ये उनकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है, जो जिस एरिया में फिल्ट्रेशन करनी है, या जिस फैक्ट्री या जिस मिल्स पे उन्होंने फिल्ट्रेशन करनी है, तो वो अपनी जो है अमाउंट के मुताबिक उसकी उसकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, कि उस एरिया के लोग उसकी जो है कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकें कि नहीं। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी है कि स्मॉल टाउन या विलेजेस में अगर फिल्ट्रेशन करनी है तो वो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, तो चीपेस्ट मेथड है। अगर बिग सिटीज़ में या जो है बिग सिटीज़ की जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है, लैंड की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी जो है विलेजेस के मुकाबले में जो रिच पीपल होते हैं, इसलिए उसकी जो है कॉस्ट में रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन जो है वो यूज़ की जाती है। मोस्ट एफिशिएंट फॉर बैक्टीरियल रिमूवल, और ये मोस्ट एफिशिएंट है बैक्टीरियल रिमूवल के लिए स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, और ये लेस एफिशिएंट फॉर बैक्टीरियल रिमूवल के लिए, इसलिए कि यहाँ बैक्टीरियल स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में बैक्टीरियल रिमूवल के लिए जो सेडिमेंटेशन की थी या सनलाइट दी की थी, उसमें एफिशिएंटली उसने बैक्टीरिया और वायरसेस को 90% जो है वो किल कर दिया था। और यहाँ पे जो कोई सनलाइट सिस्टम था ही नहीं, ना कोई सेडिमेंटेशन हुई थी, और जिसकी वजह से जो है ये लेस एफिशिएंट फॉर बैक्टीरियल रिमूवल। इसमें तो बैक्टीरिया सिर्फ जो है वो मेडिकेशन से ही ख़त्म करने थे। लेस फॉर टर्बिडिटी एंड कलर रिमूवल, और यहाँ ये जो है मोर एफिशिएंट फॉर टर्बिडिटी एंड कलर रिमूवल। टर्बिडिटी मीन क्लाउडी सा होगा, ये जो है इसकी लेस फॉर टर्बिडिटी, जो उसकी पानी का कलर है वो रिमूवल करने के लिए ये जो है इसकी टर्बिडिटी ही होती है कि ये थोड़ा सा क्लाउडी रहता है। बट यहाँ पे जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है उसमें मेडिकेशन की होती है, जिसकी वजह से वो बहुत क्लियर वाटर होता है। जी, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। अब डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर को करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज किए जाते हैं। इट शुड बी कैपेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट शुड नॉट लीव द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन के लिए जो है जैसे जो है स्टोरेज वाटर में रिएक्शन हुआ था ना, केमिकल रिएक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो उसमें जो है यहाँ पे इस टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो है इट शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, और ये रीजनेबल कॉस्ट पे जो है अवेलेबल होगा जिसकी हमने डिसइंफेक्शन करनी है। इट शुड जो है पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग रेजिड्यूल कंसंट्रेशन। अब ये रेजिड्यूज कंसंट्रेशन जो है
इसको इसको इसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको रेजिड्यूल कंसंट्रेशन जो है वो लीविंग करेगा, ख़त्म कर देगा। अब क्लोरीनेशन, इसमें सबसे पहले डिसइंफेक्शन करने के लिए वाटर को हम वाटर प्यूरिफिकेशन वाटर पढ़ रहे हैं बेटा। जो हम आज का हमारा टॉपिक है वो प्यूरिफिकेशन वाटर के नेक्स्ट जो है स्टेप वही है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। सबसे पहले मैंने आपको स्लो सैंड फिल्ट्रेशन बताई थी। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो मैंने आज आपको रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन बताई है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के बाद जो है कुछ वाटर जो है स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के जो अलावा हम कैसे उसको यूज़ के काबिल बनाते हैं, उसमें वाटर को डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो क्लोरीनेशन का बताया हुआ कि क्लोरीनेशन की जाती है। क्लोरीनेशन किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पोर्स। अब जो क्लोरीनेशन की जाती है उसमें जो है बैक्टीरिया तो किल हो जाते हैं बट स्पोर्स जो है वो उस पर क्लोरीनेशन कोई इफेक्ट नहीं करती और स्पोर्स बाकी रह जाते हैं। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैंगनीज। अब ये जो है आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड मैंगनीज जो उनको एंड डिस्ट्रॉय टेस्ट एंड ओडर्स। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर बैक्टीरिया और वायरस या पैथोजीन को ख़त्म कर देता है तो इसका टेस्ट उसमें रह जाता है। अगर उसकी थोड़ी जो है अमाउंट ज़्यादा, डोज ज़्यादा डाल दी जाए तो वो ये इसका टेस्ट इतना बुरा होता है कि इसको यूज़ करने को जी नहीं चाहता। इस ये जो है टेस्ट और ओडर जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय टेस्ट एंड ओडर, एक तो ये टेस्ट और ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है जो पानी के अंदर होता है। दूसरा मैंने बताया कि इसकी अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो क्लोरीनेशन का टेस्ट भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी जो है डोज को जब इसकी क्लोरीनेशन की जाती है वाटर की तो उसकी डोज और पानी की अमाउंट जो है उसका ख्याल रखा जाता है। इट कंट्रोल्स एल्गी एंड मोल्ड्स। अब ये एल्गी और जो है मोल्ड सबको कंट्रोल करती है और ये जो है चीपेस्ट मेथड है वाटर को यूज़ करने का, जो ओल्ड मेथड है या चीपेस्ट मेथड है। इसमें क्लोरीनेशन घरों में भी वाटर जो है उसको जो है कूलर में डाल के या किसी छोटे टैंक में डाल के, जो वाटर टैंक हमारे घरों में होते हैं 20 लीटर के, तो उसमें क्लोरीनेशन की जाती है। तो जो है उसमें क्लोरीनेशन करने के बाद पानी को यूज़ के काबिल बनाया जाता है। जब उसकी क्लोरीनेशन की जाती है घरों में तो उसके लिए जो है अगर थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो जाती है तो जो उसका टेस्ट और ओडर ख़त्म होनी थी उसके साथ उसका अपना क्लोरीन का टेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है, बट बैक्टीरिया और वायरसेस और एल्गी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्लोरीन एक्ट बेस्ट एट pH 7। अब ये क्लोरीन जो है पानी जो है pH 7 होता है तो इसके जो है क्लोरीन जो है pH 7 तक जो है पानी को ले जाती है। ठीक है, इसमें जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, ओडर और टेस्ट सब सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके, एल्गी को डिस्ट्रॉय करके ये पानी को पीने के काबिल बना देते हैं। प्रिंसिपल और ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के प्रिंसिपल्स क्या होंगे? वाटर शुड बी क्लियर एंड फ्री। ठीक है, वाटर जो है वो क्लियर एंड फ्री जो है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड ऑर्डर से हो जाएगा। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर शुड बी एस्टिमेटेड। अब जैसे मैंने बताया था ना कि इसकी जो क्लोरीन जो है डिमांड ऑफ वाटर शुड बी एस्टिमेटेड, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतने वाटर में इतनी डाली जाती है, ये एस्टिमेटेड होती है। और अगर उस एस्टिमेशन से कुछ ज़्यादा हो जाए, जैसे हम इसकी एग्जांपल मैं दूं कि हम जो है रोज़मर्रा जो खाने की चीज़ें कुक करते हैं तो उसमें हम जो है चिलीज और सॉल्ट जो है वो एस्टिमेशन से डालते हैं। ठीक है, अब जब उसकी जो है टीवी में उसकी रेसिपी बताते हैं तो उस रेसिपी के अकॉर्डिंगली बताया जाता है इतनी चिलीज, इतना सॉल्ट, ये वो।
तो लेकिन जो रूटीन में हम चीज़ यूज़ करते हैं वो हमने मेजर तो नहीं करना होता ना, रोज़मर्रा चीज़ यूज़ जो करनी है, जैसे हमने सॉल्ट को मेजर किया, चिलीज़ को जो है मेजर किया, और उसकी अमाउंट जो सब्ज़ी पका रहे हैं उसकी अमाउंट को मेजर किया, तो तब हमने उसको डाला, उसको भी हम एस्टिमेटेड डालते थे। अगर हम थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर देते हैं तो टेस्ट जो है नमक का टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। अगर कम डाल देते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह क्लोरीन जो है उसको एस्टिमेशन उसका बहुत जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर उसके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली उसको डाला गया है तो पानी जो है पीने के काबिल हो जाएगा। अदरवाइज जो है बैक्टीरिया, वायरसेस, ऑर्डर जो है एलचाई वो ख़त्म तो हो जाएगी, बट उसकी अपनी क्लोरीन का जो है थोड़ा सा टेस्ट आएगा जो पानी पीने के लिए अच्छा नहीं फील होगा। कॉन्टैक्ट, और ये 100% वाटर को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर देती है। कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ क्लोरीन इज अबाउट 1 आवर टू किल द बैक्टीरिया। अब इसका जो है टाइम जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए क्लोरीनेशन करके तो 1 आवर तक उसको छोड़ा जाता है, उसके बाद बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसमें भी जब क्लोरीनेशन वाटर की जाती है तो 1 आवर जो है इसको किल करने के लिए पानी को छोड़ा, तो समझे कि इसकी सेडिमेंटेशन हुई है। जब इसको पानी को देखा जाता है तो पानी के नीचे एक तय बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्चाई और इसकी एक जैसे रुई रुई लाइक नहीं है, इस तरह से एक तय नजर आती है, और ऊपर पानी जो है वो क्लियर वाटर आ जाता है जिसको हम स्टेन करके ऊपर से निकाल के यूज के काबिल बना लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीनेशन शुड बी 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर। अब इसकी कंसंट्रेशन बताइए कि 0.5 मिलीग्राम जो है पर लीटर 1 आवर के लिए होगी। मेथड ऑफ क्लोरीनेशन, अब क्लोरीनेशन के लिए मेथड क्या यूज होगा? क्लोरीनेशन के लिए जो है कितना टाइम हो गया हमारा? 33 मिनट हो गए, ठीक है। मेथड ऑफ क्लोरीनेशन में दिस मेथड इंक्लूड क्लोरीन गैस भी यूज होगी। वाटर को क्लोरीनेशन करने के लिए मुख्तलिफ जो है मेथड। अब क्लोरीन, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन गैस भी यूज हो सकती है, क्लोरामीन्स भी यूज हो सकती है, एंड पर क्लोरीन भी यूज हो सकती है। इस पर टेबलेट फॉर्म भी यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब जो मैंने मेथड बताया था कि हम घरों में यूज करते हैं तो उसमें टेबलेट फॉर्म जो है या पाउडर फॉर्म यूज कर लेते हैं, और ये जो अगर बड़े पैमाने पे की जाए तो उस क्लोरीनेशन के लिए गैस और क्लोरामीन भी यूज हो सकती है। ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन क्या होंगे? व्हेन द क्लोरीन डोज does in water increases, dose in water increases, reduction in the residual chlorine occur। अब मैंने बताया, ये चीज मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी थी कि अगर क्लोरीन की डोज जो है वाटर में इंक्रीज कर जाए तो ये रिडक्शन इन रेजिड्यूल क्लोरीन, जो क्लोरीन रेजिड्यूल जो वाटर के अंदर थी उसकी तो रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन उसका अपना टेस्ट जो है क्लोरीन का वो आएगा। क्लोरीन अल्टरनेटिव्स। अब क्लोरीन अल्टरनेटिव्स में क्लोरीन अल्टरनेटिव आर गिवन बिलो। ओजोनेशन इज अनस्टेबल गैस। अब ये ओजोनेशन जो है ये भी की जाती है, ये जैसे मैंने पीछे भी मेरी जो है लास्ट स्लाइड उस पर भी मैंने बताया था कि क्लोरीन जो है वो गैस के थ्रू भी कर सकते हैं। इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज इट एलिमिनेट ओडर, टेस्ट एंड कलर। अब ये जो है हम ओजोनेशन करते हैं, इसके साथ क्या क्या एलिमिनेट होगा? इसके साथ एलिमिनेशन करेगी ओडर, टेस्ट एंड कलर को। अब जो है ओजोनेशन जो है रिमूव करेगी बैक्टीरिया, वायरसेस और मैंगनीज और हाइड्रोजन, ये सारी चीजें पानी के अंदर से खत्म करके पानी को पीने के काबिल बना देगी। अब क्लोरीनेशन जो है इसके बाद ओजोनेशन भी होगी, ओजोनेशन हुई। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इज इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद
कंटेमिनेट वाटर। अब ये रेडिएशन के थ्रू भी वाटर को जो है, कंटेमिनेटेड वाटर को जो है वो प्योर वाटर बनाया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल। अब जितने जो मैंने आपको प्योरिफिकेशन वाटर बताया वो लार्ज स्केल पे भी होते हैं और स्मॉल स्केल पे भी। ये जो है प्योरिफिकेशन वाटर जो है ये स्मॉल स्केल वाले। बॉइलिंग, बॉइलिंग में जैसे हम रोजमर्रा घरों में भी पानी बॉइल करके यूज कर लेते हैं, जो चीपेस्ट और इजीएस्ट मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन का। जो हम हमारे यूज के लिए पानी आता है लाहौर का पानी, तो उसको जो है फिल्ट्रेशन वाटर तो हमारे पास आता है ना पीने के लिए, बट उस फिल्ट्रेशन वाटर में जब वो पाइपलाइन के थ्रू से हमारे तक पहुंचता है तो वो पाइपलाइन जो है वो उसमें जंग लगा है, ओल्ड पता नहीं किस टाइम की वो पाइपलाइन यूज हुई है, और उसमें एल्जाई भी लगी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरसेस के और पानी के कंटेमिनेटेड होने के जो है खतरा होता है, जिसकी वजह से आए रोज जो है पानी में जो है डिजीजेस आती हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो पीने वाला पानी है, जो हमें जो फिल्ट्रेशन वाटर है हमारे तक पहुंच रहा, तो वो वाटर भी जो है उस पाइपलाइन के नजदीक है जो हमारा सैनिटेशन सिस्टम का है, ठीक है। अब उस दोनों वाटर जो है वाटर जो है हमें फिल्ट्रेशन और सैनिटेशन दोनों वाटर लाइन एक जगह पे है, अगर उनकी लीकेज हो जाए तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। वैसे तो कहते हैं जी ये जी फिल्ट्रेशन वाटर है। उसको फिर हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉइलिंग इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पस। तो हाउस होल्ड पर्पस के लिए ये यूज होता है। ऑन स्टरलाइजेशन ऑल द बैक्टीरिया स्पोर्स cysts and ova are killed. It offers no residual protection against microorganisms। ठीक है, इसमें कोई रेजिड्यूल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स में के लिए नहीं होती। ये 100% जो है प्योरेस्ट वाटर हो जाता है। अगर हम फिल्टर का भी हमें तो एहतियात करनी चाहिए, जो हम फिल्टर का पानी लेके भी जाते हैं तो उसको भी एक दफ़ा बॉयल कर ले, ताकि किसी बैक्टीरिया वायरस या स्पोर्स का खतरा ही ना हो और हम प्योर पानी यूज़ करें घरों में। और ये जो है इजीएस्ट एंड जो है चीपेस्ट मेथड है। अब केमिकल डिसइंफेक्शन कैसे होगी? केमिकल डिसइंफेक्शन में ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी वाटर को जो है प्यूरिफाई किया जाता है, क्लोरीनेशन सॉल्यूशन से भी किया जाता है, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड करके भी इसको जो है प्यूरिफाई किया जाता है, क्लोरीन टेबलेट यूज की जाती है। ये जो मेथड है ये स्मॉल जो है स्मॉल स्केल पे यूज किए जाते हैं और इसकी क्लोरीनेशन घरों में भी की जाती है, और आयोडीन से भी, और पोटाशियम परमैंगनेट, ये चीज़ें डाल के हम घरों में यूज़ के लिए वाटर को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे जो है ईजीएस्ट और चीपेस्ट मेथड जो है वो बॉइलिंग वाटर का है। बॉइलिंग वाटर के बाद क्लोरीन टेबलेट से जो है हम डिसइंफेक्शन कर लेते हैं। क्लोरीन टेबलेट जो है उसके साथ हम चीज़ों को स्टरलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन पीने के लिए घरों में पानी क्लोरीन लगा के यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हमने कोई चीज़ को स्टरलाइज करना या इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना, तो उसके लिए क्लोरीन टेबलेट यूज़ की जाती है। अब फिल्ट्रेशन के जो है वो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड हमने पढ़े। अब स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन तो जो एक लार्ज स्केल पे जिसको हम घरों में यूज़ नहीं कर सकते वो था, और ये वाली फिल्ट्रेशन जो है ये जो हम रोज़मर्रा अपने घरों में यूज़ करते हैं। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड ऑन स्मॉल स्केल बाय फिल्ट्रेशन टू सिरेमिक फिल्टर। अब सिरेमिक फिल्ट्रेशन जो है वो जैसे हम अपने घरों में भी फिल्ट्रेशन लगाते हैं, जैसे आपके कॉलेज में जो है सिरेमिक फिल्ट्रेशन की गई है, जो आप पानी यूज करते हो ना, जहाँ पीते हो वाटर, जो है टैंक लगा हुआ है आपके वाटर पीने के लिए, उसके जो है
पीछे एक सिरेमिक फिल्ट्रेशन लगी है छोटे स्मॉल पैमाने पे, जो हम घरों में भी फिल्ट्रेशन लगाते हैं, वो यहाँ भी लगा के फिर आपको पानी यूज करने के लिए दिया जाता है। दैट फिल्ट्रेशन, अच्छा, ये सिरेमिक फिल्ट्रेशन जो है वो स्मॉल स्केल पे पानी की फिल्ट्रेशन करता है। इसमें 20 लीटर का जो है टैंक पीछे पड़ा होता है, जिसमें ये सिर्फ 20 लीटर वाटर जो है जो फिल्टर करके जो उसको स्टोर कर देता है। इट इज इन एक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ इन एक्सपेंसिव तो लिखा हुआ है, बट इसकी अमाउंट इस फिल्ट्रेशन की भी जो है 25 to 30,000 तक है, जो हम अपने घरों में फिल्ट्रेशन लगाते हैं। That rely on the small pore size of ceramic material of filtration, dirt, debris and bacteria out of the water, जिसमें हम जो है स्मॉल स्केल पे इससे जो है सिरेमिक मटेरियल से फिल्ट्रेशन जो है उसमें डर्ट, डेबर्ट और बैक्टीरिया जो है पानी से निकाल सकते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ कैंडल लाइट। अब इसकी शेप जो है कैंडल लाइट, आपके घरों में भी ज़रूर ये लगा हुआ है, मोस्टली लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं। जो हमें फिल्ट्रेशन वाटर बाहर से हमारी पाइपलाइन आ रही है, हमने उसके ऊपर से ये सिरेमिक फिल्ट्रेशन जो है उसकी हुई है अपने घरों में पानी को यूज करने के लिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ कैंडल लाइक। ये कैंडल लाइक, इसके छोटे छोटे जो है कैंडल लाइक इस तरह से सिलेंडर से बने होते हैं। अब जो है सिरेमिक फिल्ट्रेशन आर इफेक्टिव इन प्योरीफाइंग वाटर। इसमें भी जो है 3 जो है कैंडल लाइक जो है सिलेंडर टाइप यूज किए होते हैं, वो एक से दूसरे में, और इसके अंदर जो है सिरेमिक फिल्ट्रेशन होती है, और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फिल्टर होके जाता है, और फिर तीसरे से हम जो है पानी पीने का जो है वो प्यूरिफाई वाटर जो है वो, इसके अंदर एक टैंक होता है 20 लीटर का। अब उस 20 लीटर वाले टैंक में वो जाके जो है प्योर वाटर होता है। जब हमने यूज करना है घर के गिलास भरना है पानी का, तो उस टैंक में 20 लीटर में से हम यूज करते रहते हैं। जी बेटा, हमारा आज का जो है लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं दूसरा अपलोड करवाती हूँ। अभी हमारे पास जो है 43 मिनट हुए हमारे पास, 11:43। अभी तो हमारे पास 18 मिनट जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है मैम, काइंडली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। जी बेटा, मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ। मैं तो डेली की डेली स्लाइड शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये जो है कल की नहीं की हुई, मैं आज अपने लेक्चर के बाद 1 बजे के बाद कर दूंगी। ठीक है लुबैना, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप लोगों को अपलोड भी कर दूंगी और आपको व्हाट्सएप पे भी रख दूंगी।
जी बच्चों, नेक्स्ट अपलोडिंग हो चुकी है। जैसे हम इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल हेल्थ के सब टॉपिक्स हैं। अब मेरे जितने भी लेक्चर मैं लोड कर रही हूँ उसमें मैंने लेक्चर नंबर लिखे हुए हैं कि इन्वायरमेंटल हेल्थ का ए और बी पार्ट है और सब टॉपिक्स जो है, तो सब टॉपिक्स जो है ए और बी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड वाटर, आज हम इसके कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है इसी का जो पार्ट है, नेक्स्ट सब टॉपिक है वो कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम जो है सही तरीके से उसको वेस्ट को नहीं वेस्ट करते, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, तो भी हमारा पीने का पानी और हमारी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट। अब कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट में जो कंटेंट्स मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी वो डेफिनेशन ऑफ रेफ्यूज। अब रेफ्यूज जो है वो सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज, जितना भी सॉलिड वेस्ट जो हम अपने घरों का सॉलिड वेस्ट है, किचन का, वॉशरूम का, या अपने घर की सफाई करके जितना भी सॉलिड वेस्ट है या हमारे सीवेज मटेरियल है, उसको हम कैसे जो है उसको वेस्ट करना है और कहाँ पे वेस्ट करना है और उसके मेथड क्या होंगे। मेथड फॉर वेस्ट एंड सीवेज डिस्पोजल। अब इसके जो है प्रॉपर मेथड कौन से होंगे। टाइप्स ऑफ लैट्रिन यूज्ड इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में कौन सी लैट्रिन यूज की जाती हैं और कौन सी सही यूज के लिए होनी चाहिए। अगर लैट्रिन सही तरीके से यूज वाली नहीं है तो भी हमारी इन्वायरमेंट और हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड होगा और डिजीजेस होंगी। फीकल बोर्न डिजीजेस। अब फीकल बोर्न डिजीजेस, अगर हम ये वेस्ट मटेरियल जो है उसको सही तरीके से वेस्ट नहीं करते तो फीकल बोर्न डिजीजेस आती हैं। वो हम देखेंगे कि फीकल बोर्न डिजीजेस कौन सी होंगी। कंट्रोल ऑफ फिकोरल डिजीजेस। अब फीकल बोर्न डिजीजेस जो हुई हैं वो कैसे हुई थी और वो कौन सी थी, अब उनका कंट्रोल कौन सा होगा। टाइप्स ऑफ रोडेंट्स, टाइप ऑफ रोडेंट्स क्या होंगी। डिजीजेस जो है डिजीजेस ट्रांसमिशन बाय रोडेंट्स, रोडेंट्स से कौन सी डिजीजेस होंगी। कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स, और रोडेंट्स का कंट्रोल क्या होगा। अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक तो हम सॉलिड वेस्ट जो है वो और सीवेज सिस्टम हमारा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो हमारे पीने वाली पाइपलाइन के साथ साथ चल रहा है। उस हम सॉलिड वेस्ट को किस तरह से हमने जो है वेस्ट करना है, उसमें कौन से मेथड होंगे, या फिर लैट्रिन जो है उसकी टाइप्स कौन सी होंगी, कौन सी टाइप जो है कंटेमिनेटेड वाटर करती है और जो है फीको ओरल डिजीजेस करती हैं। फिर रोडेंट्स हैं, कुछ रोडेंट्स जो हैं वो किस तरह से हमारे जो है खाने पीने वाली चीज़ों को और हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन रोडेंट्स से जो है डिजीजेस कौन सी ट्रांसमिशन होगी और क्या कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जा रहे हैं हम जी, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे तो हम ये पहले देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। अमेरिकन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ होपिंग टू 20 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट आ ईयर। अमेरिकन लेवल पे जो है वहाँ भी वेस्ट मटेरियल जो है होपफुली 220 मिलियन टन जो है पर ईयर वेस्ट मटेरियल उनका होता है जो वेस्ट किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट इज दैट सोल्यूशन rather complex issue that encompasses more than 20 different industries। अब ये कम्प्लेक्स सा मेथड है जो वेस्ट मटेरियल वो है, इसके इश्यूज जो हैं वो बहुत कम्प्लेक्स से हैं, जिनमें इसको वेस्ट करने के लिए 20 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो वेस्ट मटेरियल को वेस्ट करने के लिए लगी हुई हैं, और वो डिफरेंट उनके मेथड हैं और डिफरेंट मेथड से वेस्ट मटेरियल को वेस्ट किया जाता है। Waste management is collection, transportation and disposal of garbage
सीवेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल and transportation of that waste material and disposal of garbage, और वो वेस्ट मटेरियल की कलेक्शन करके ट्रांसपोर्टेशन कैसे की गई और उसको उस गार्बेज को डिस्पोज कहाँ पे किया गया, सीवेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको क्या किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी? डेफिनेशन थी कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। अब जो है सॉलिड वेस्ट मीन एनी गार्बेज, रेफ्यूज, sludge from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility, and other discarded material including solid, liquid, semi-solid, or contaminated gaseous material resulting from industrial और कमर्शियल एरियाज, रिमूवल एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ये जो है गार्बेज या रेफ्यूजेस या वेस्ट मटेरियल, ये चाहे हमारे जो घरों का वेस्ट मटेरियल है या फिर जो है वो कहीं ट्रीटमेंट प्लांट की गई है उसका, या फिर जो है एयर पोल्यूटेड को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट हुआ है, या डिस्कार्डेड मटेरियल जो जितना भी हमारा है इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या कंटेमिनेटेड गैसेस जितनी भी है उनका मटेरियल जो है, फिर रिजल्टिंग इंडस्ट्रीज में या कमर्शियल एरिया में जो कुछ भी यूज होता है उनकी जो है वेस्ट मटेरियल उनको एंड रिमूवल एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अब एग्रीकल्चर में यूज़ करने के बाद चीज़ों को या मशीनरी को यूज़ करने के बाद प्रोसेस करने के बाद एग्रीकल्चर का उनका वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ों को कैसे वेस्ट करना है, ये जो है सॉलिड वेस्ट जो है उसकी डेफिनेशन है। जी, waste management is the process of treating solid waste and offers variety of solution for recycling items that don't belong to waste। अब वेस्ट मटेरियल जितना भी है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्रोसेस ट्रीटिंग सॉलिड वेस्ट जो है इसको ऑफर वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ मेथड है जिससे हमने जो है रिसाइकलिंग आइटम्स जो है करनी है दैट डोंट बिलोंग टू वेस्ट। कुछ चीज़ें हमने वेस्ट नहीं करनी, उनकी रिसाइकलिंग करके उनको दोबारा यूज़ किया जाता है। इट इज़ अबाउट हाउ गार्बेज कैन बी यूज्ड अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। देखना है कि गार्बेज जितना वेस्ट मटेरियल है उसमें से रिसाइकलिंग के लिए कुछ चीज़ों को हमने कैसे यूज़ के काबिल बनाना है। वेस्ट मैनेजमेंट इज समथिंग दैट ईच एंड एवरी हाउस होल्ड एंड बिजनेस ओनर्स इन द वर्ल्ड नीड। अब वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये हर जगह पे वो जो है वर्ल्ड वाइड इसकी नीड है कि वेस्ट मटेरियल जो भी है या वेस्ट गार्बेज है इसको वर्ल्ड वाइड पे मैनेज किया जाए। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इसको जब वेस्ट मटेरियल के मेथड को यूज़ किया जाता है तो ये एक बिग लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस भी इसका किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजेस ऑफ द products and substance that you have used in a safe and efficient manners। अब जो वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज किया जाता है उन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सब्सटेंसेस को दैट यू हैव यूज इन अ सेफ एंड एफिशिएंट मैनर, जिसको हम सेफ और एफिशिएंट मैनर के लिए यूज कर सकते हैं। जी, कुछ हमारे पास मेथड है जिनके थ्रू से हम जो है वाटर को वेस्ट कर जो है वेस्ट मटेरियल को किस तरह से हमने जो है उसकी रिसाइकलिंग करनी है या उसके वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज करना है। इसमें जो है डंपिंग है, लैंडफिलर्स है, इंसिनरेशन है, कंब्यूशन है, ठीक है, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन है एंड कंपोस्टिंग, ठीक है।
अब वेस्ट टू एनर्जी रिकवर, ये सारे मेथड जो है हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे इन मेथड के थ्रू से जो है हमने वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले तो डंपिंग था, ठीक है। डंपिंग जो है, पीपल यूज डंप्स विच आर एक्सकेवेशन पीसीज ऑफ लैंड और पिट्स वेयर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर। अब लोग क्या करते हैं कि जो विलेजेस पे है वहाँ भी वो एक जो है निकाल के बड़ा सारा पिट, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल डाल के तो उसको जो है डंप कर देते हैं। अब तो ये तो मैंने विलेज की एग्जांपल दी है ना, इसको जो है जितने बड़े लेवल पे विलेज वाले तो विलेज के लेवल पे करेंगे ना, अब इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रियल लेवल पे करेंगे, तो वो जितने बड़े लेवल पे किया होगा उतना बड़ा पिट निकाला जाएगा, उतनी उसकी स्टोरेज की जाएगी और उसकी डंपिंग की जाएगी, ठीक है। स्पेशली दोज इन रूरल एरियाज हैव डंप व्हाइल अर्बन communities have a common dump for their residents। अब उन्होंने कहा है कि कुछ रूरल एरियाज जिसकी मैंने एग्जांपल दी है, हैव डंप, खुद जो है वो अर्बन रूरल एरिया में ही डंप कर लेते हैं, बट जो है अर्बन कम्युनिटीज हैव अ कॉमन डंप फॉर देयर रेजिडेंट्स। अब इनकी जो है एक कॉमन जो उनकी रेजिडेंस जो है उनकी एक कॉमन डंप उन्होंने बनाया हुआ है, डंपिंग सिस्टम। अब डंप्स आर नॉट regulated by the government, they can be found anywhere and may or may not be covered with soil। अब ये जो डंपिंग करते हैं उसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसकी रेगुलेशन नहीं है कि इसको गवर्नमेंट ने जो है वो बनाया है या ये कोई ऑथेंटिक मेथड है। दे कैन बी फाउंड एनीवेयर, जहाँ भी लोगों को जाहिर है कि जो विलेजेस और हर जगह पे जो है वो सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे एक प्रॉपर जो है गवर्नमेंट ने गटर बना के एक जो है डंपिंग का सिस्टम बना दिया हो, तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं फिर अपने एरिया में जो है इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, और ये जो है एनीवेयर कहीं भी वो उसको बना लेते हैं, और दैट इज कवर्ड और नॉट कवर, ये कवर भी कर लेते हो और नहीं भी कवर किया जाता है, एक होल निकाल के उस पिट निकाल के उसके अंदर जो है मटेरियल डाल दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल विद सॉइल, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉट monitored and the chances of the liquid produced by solid waste and contaminated water supply is great। इसमें कोई भी इसकी कंटेमिनेशन जो है इसको मॉनिटरिंग कोई भी नहीं की जाती, ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि कंटेमिनेशन दी वाटर सप्लाई इज ग्रेट। इसमें वाटर कंटेमिनेटेड जो है एक ग्रेट लेवल पे जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होगी, क्योंकि जो पिट्स बना के उसमें गार्बेज और वेस्ट मटेरियल डाला हुआ है वो अंडर जो है ग्राउंड जो है वो पोल्यूटेड करेगा एरिया को और वाटर को, जो अंडरग्राउंड हमारा वाटर है उस वाटर को जो है वो पोल्यूटेड करेगा और हमारा पीने का पानी जो है वो कंटेमिनेटेड होगा, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग तो हो ही नहीं रही। ओपन डंप कैन अट्रैक्ट pests such as flies and rats and emit bad odors which are hazards to man। Because of this, dumps are considered illegal and have since been replaced with landfillers। अब ये जो है रिप्लेस किया गया है, लैंडफिलर्स तो एक गवर्नमेंट लेवल पे जो है एक फिलिंग मशीनरी के थ्रू लैंडफिलर्स निकाल के उसकी फिलिंग की जाती है, बट डंपिंग जो है इसको इलीगल तरीके से जो है वो डंप कर दिया जाता है, जिसमें सम टाइम विलेजेस में जाएं तो उन्होंने बड़ा सारा पिट निकाल के उनके घरों का जितना भी वेस्ट मटेरियल किचन का, वॉशरूम का, यूजेस का, लैट्रिन का
जो जितना भी गार्बेज और वेस्ट मटेरियल है उस पिट में डाला होता है। अब उन पिट्स को कई लोगों ने तो कवर किया होता है, बट कई लोगों ने कवर भी नहीं किया होता। ये उन्होंने खुद अपने अपने जो है घरों के बाहर जो है अपने डोर्स के साथ इस तरीके से बनाया होता है। अब वो क्या करता है, उन्हीं ही के पानी, पीने वाले पानी को, वो इलीगल मेथड है, तो वो उनके पानी पीने वाले पानी को कंटेमिनेटेड करता है। इसी तरह से विलेज वालों ने क्या किया होता है, एक बड़े पैमाने पे डंपिंग की होती है, तो वो जो वहां से जितना भी गार्बेज है तो वो एक बहुत बड़ा जैसे वेल टाइप जो है होल बना के उसमें डाल दिया जाता है। और वो जो है वो भी अगर उसको कवर किया है तो वो वाटर को कंटेमिनेटेड करेगा अंडरग्राउंड। अगर उसको कवर नहीं किया गया तो उसमें फ्लाइज, रेट्स, मॉस्किटोज आएंगे और वो जो है डिजीजेस जो है वहां से उठा के लोगों के घरों तक जो है ह्यूमन बींग्स को डिजीज करेंगे। और वो पीने वाले पानी को तो कंटेमिनेटेड करना ही है, बट वो डिजीजेस भी देंगे जिसको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। जी बच्चों, 12 बज के तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर 1:20, सॉरी 1:20, 12:20। ठीक है, अब 12:20 PM पे आप लोगों ने वापस आना। मैं रिटर्न मैसेज पे आप लोगों को छोड़ देती हूँ, शॉर्ट ब्रेक कर लें। अब शॉर्ट ब्रेक के बाद हम यहीं से लैंड फिलर से पढ़ेंगे, ठीक है।
जी बेटा, हम अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था लैंडफिलर्स। Landfillers are commonly found in developing countries. There is a process used that eliminates the odors and dangers of waste before it is placed into the ground. अब ये जो है लैंड फिलिंग आप देख रहे हो स्लाइड में कि किस तरह से लैंड फिलिंग इन्होंने की हुई है। ठीक है, ये देयर इज अ प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट द ओडर एंड डेंजर ऑफ वेस्ट बिफोर इट इज प्लेस्ड इनटू द ग्राउंड। अब ग्राउंड में इसको वेस्ट करने से पहले जो है इसमें से ओडर और डेंजर वेस्ट जो है वो निकाल लेना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ क्या करते हैं, तो जो कुछ भी उसके अंदर जो चाहे ग्लास आ जाए, चाहे कोई शार्प चीज आ जाए, सारा गार्बेज में उठा के तो इस तरह बाहर फेंक आते हैं। ठीक है, अब जो है ये it gives rise to air and water pollution which severely affect the environment and can prove fatal to the lives of human and animals। अब ये खुला किसी ये एक खुला एरिया होता है जिसमें लोग जो है अपना जितना भी गार्बेज है वहां पे छोड़ आते हैं। अब हमारे डेवलपिंग ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्री में होता है। हमारे लाहौर में ही लगा लें कि जगह जगह कूड़े के ढेर कैसे लगे हुए हैं। हमारा जो है कूड़े वाला आता है तो अपने घरों का गार्बेज हम निकाल के उसको दे देते हैं अपनी बकेट, और वो एक किसी भी कार्ट या किसी भी बड़ा सारा रिक्शा ओपन चीज पे डाल के तो ले जाके किसी लैंड में ऐसे जो है फेंक आता है। अब इसको क्या कहेंगे, लैंड फिलर्स। अब ये लैंड फिलर्स जो है ये फैटल फॉर दी ह्यूमन लाइव्स एंड एनिमल्स एंड पोल्यूटेड द वेंटिलेशन एंड वाटर एंड फूड। ये सारी चीज़ों को पोल्यूटेड करेगा क्योंकि ये इसकी ओडर और इसकी जो है कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया, वायरसेस यहाँ जो बनेंगे वो सारे, और स्मेल जो है और गैसेस जितनी भी है वो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करेंगे। और जब इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करेंगे और वही इन्वायरमेंट जो है हर जगह पे जाती है, खाने पीने वाली चीज़ों को पोल्यूटेड करती है, वाटर को पोल्यूटेड करती है, और जो है मल्टीपल डिजीजेस देती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को। अब अगर एनिमल्स को डिजीज होती है तो एनिमल जो है वो फूड फॉर दी ह्यूमन बीइंग है, तभी ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्क फैक्टर्स पे होंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट वो ह्यूमन बीइंग्स को लग जाती है, इस पे जो है रैट्स, फ्लाइज और जो है डिफरेंट जो है रोडेंट्स आएंगे, और वो रोडेंट्स जो है दूसरों के घरों में भी जाएंगे और दूसरों को काटेंगे भी, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट डिजीजेस होंगी और खाने पीने की चीज़ें भी जो है वो पोल्यूटेड होंगी, हमारी इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होगी। लैंड फिलर मीन्स कि जो हम जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको जाके किसी एरिया में रख आते हैं, डाल आते हैं। इंसिनरेशन या कंब्यूशन, अब ये मेथड जो है बहुत इफेक्टिव मेथड है। द बिगेस्ट advantage of this type of method is that is can reduce the volume of solid waste to 20 to 30% of the original volume। अब अगर कंब्यूशन या इंसिनेशन की जाएगी, बर्निंग की जाएगी वेस्ट मटेरियल की, तो 20 to 30% जो है ओरिजिनल वॉल्यूम वो लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीजेस दी, और जब किसी हम वेस्ट मटेरियल को जब कंब्यूशन करेंगे, बर्न करेंगे, इसकी इंसिनरेशन करेंगे, एक तो उसका बेनिफिट ये होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है, और दूसरी चीज़ बैक्टीरिया, वायरसेस जितने भी हैं वो बर्न होंगे। कंटेमिनेटेड जो है एरिया या एयर कंटेमिनेटेड जो है इन्वायरमेंट होने के चांसेस जो है वो बहुत डिक्रीज होंगे, डिक्रीज द स्पेस, और स्पेस भी डिक्रीज यूज होगी। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द थर्मल ट्रीटमेंट। इस जो है मेथड को थर्मल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये इंसिनेशन या कंब्यूशन जो है वो सिर्फ जो है बर्न करने से, बर्न करने के भी जो है डिफरेंट मेथड है कि वो गैस से बर्न करना है या फिर जो है वो जो है फ्लेम के साथ बर्न करना है।
where solid waste material are converted by incinerators into heat, gas, steam and ash। अब ये जो है सॉलिड वेस्ट मटेरियल, एक तो वहीं पे जो है सॉलिड वेस्ट मटेरियल उसको जो है बर्न कर दिया जाता है, जैसे माचिस चलाया और बर्न कर दिया तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दिया कर हो जाएगा और कंटेमिनेटेड जो है होने के चांसेस नहीं होंगे, इन्वायरमेंट, फूड और बैक्टीरिया वायरसेस के चांसेस नहीं होंगे। अब उसके अलावा जो है इंसिनरेटर्स जो है बकायदा इंडस्ट्रीज है उनमें इंसिनरेटर्स लगाए होते हैं जिसमें हीट या गैस या फिर स्टीम देके उसको ऐश बना दिया जाता है। ये तो वैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि रिड्यूसिंग द वेस्ट जो है जनरेशन कैसे जो है वेस्ट किया गया है और रिसाइकलिंग जहाँ की गई है और वेस्ट इंसिनरेटर्स जो है वो इंसिनरेशन किया गया यहाँ पे। लेकिन ये जो है मैंने हर जितने भी मेथड है हर मेथड के साथ अलग-अलग जो है स्लाइड दी हुई है पिक बना के। रिकवरिंग एंड रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग जो है resources recovering is the process of taking useful discarded items for a specific next use। रिसाइकलिंग में जो है ये प्रोसेस के थ्रू हम जो है डिस्कार्डेड मटेरियल या आइटम्स उनको हम नेक्स्ट यूज के लिए जो प्रोसेस करके जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ converting waste product into new product to prevent energy usage and consumption of fresh new material। अब रिसाइकलिंग करके एक तो हम वेस्ट मटेरियल जो है उसको यूज में ले आते हैं और दूसरी चीज जो है हम न्यू चीज रॉ मटेरियल बना देते हैं नेक्स्ट यूज के लिए। इसमें जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जो हम रॉ मटेरियल न्यू बनाते हैं उसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो लेस कॉस्ट में हम जो न्यू चीज़ें बना लेते हैं। एंड प्रिवेंट इन एनर्जी यूजेज, और एनर्जी जो है वो भी जो है वो भी हम कम एनर्जी यूज करके ज़्यादा मटेरियल और जो है कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल बना लेते हैं। रिसाइकलिंग इज द थर्ड component of reduce, refuse and recycling waste of hierarchy। जो हमारे मेथड्स में या हिरार्की में आता है वो रिसाइकलिंग जो है वो थर्ड कंपोनेंट है जिसमें हम रिफ्यूज और रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल को करके तो यूज में ले आते हैं रिसाइकलिंग करके। The idea behind recycling is to reduce energy usage। जो एनर्जी हमने न्यू मटेरियल के लिए करनी है रिसाइकलिंग हम करेंगे तो उसमें एनर्जी जो है वो भी रेड्यूस यूज होगी, रेड्यूस वॉल्यूम भी होगा ऑफ लैंडफिलर्स, जितनी भी लैंडफिलिंग आपको दिखाई थी वो भी कम होगी, रेड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी जो है वो रेड्यूस होगी। रेड्यूस ग्रीन हाउस गैस emission and preserve natural resources for the future use। अब ग्रीन हाउस गैस emissions जो है जो न्यू यूज के लिए हम चीज़ें बनाते हैं उनका जो ग्रीन हाउसेस जो न्यू हम जो जैसे फैक्ट्रीज, मिल्स, हाउसेस, जो भी चीज़ हमने न्यू लैंड को यूज़ करना होता है, ये मैंने ग्रीन हाउसेस आपको बताया था कि जो न्यू मेथड हम न्यू लैंड को यूज़ करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए या किसी भी यूज़ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउसेस। अब गैस emission एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, फॉर एग्जांपल गैस इन एन एटमॉस्फेयर दैट अब्सॉर्ब। इसमें के जितनी भी गैसेस उठनी थी वो सारी गैसेस और कंटेमिनेशन जितना भी होना था वो ख़त्म होके हम उसको एक न्यू चीज़ दे देते हैं और वो पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट जो है हमारे वाटर, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस emission मीन कि न्यू चीज़ें जो हमने बनानी है, न्यू बिल्डिंग्स बनानी है, न्यू एरिया बनाना है,
वो न्यू लैंड से, ठीक है, वो पोल्यूटेड नहीं होगा, उसके लिए हमें फायदा होगा। रिकवरी एंड रिसाइकलिंग की बात होती है तो जी हम रिसाइकलिंग करके देखें कितनी न्यू चीज़ें बना लेते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल आपने देखा होगा कि एक बड़ा सारा शॉपर लाइक या बकेट लाइक लेके लोग उस वेस्ट मटेरियल जो लैंड फिलर्स पे फेंका होता है, कूड़े के ढेरों पे, लैंड फिलर्स जिनको बोलते हैं, वहां से लोग उठा रहे होते हैं, कुछ रेडियो पे लेके जा रहे होते हैं, कुछ रिक्शों में लेके जाते हैं। वो सारा वेस्ट मटेरियल जिसमें वो जो उसकी सेग्रीगेशन करते हैं ले जाके, जो वो अलहदा अलहदा, जैसे प्लास्टिक अलहदा, आयरन अलहदा और बाकी ग्लास अलहदा, हर चीज़ जो है उसमें जो है वो उनकी सेग्रीगेशन करके उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल जो है वो तैयार किया जाता है, रॉ मटेरियल, और न्यू रिसाइकलिंग जो की जाती है। यहाँ मेरी स्लाइड में आपको जो है प्लास्टिक की मुख्तलिफ बॉटल्स दिखाई गई हैं, जो 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 पुराने मटेरियल से उठा के उनकी रिसाइकलिंग करके खूबसूरत बोतल्स जो है हर साइज में बनाई गई है। और दूसरी जो रिसाइकलिंग उन्होंने दिखाया कि बोटल्स को देखो जो है हम वेस्ट कर देते हैं, उस वेस्ट बोटल्स को उन्होंने रिसाइकलिंग करके एक कितना खूबसूरत सा जो है उसमें प्लांट लगा लिया है, और प्लांट भी इतना खूबसूरत लग रहा है और उसकी रिसाइकलिंग भी हो गई है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन। प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज एन एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस। ये भी इंसिनरेशन सिस्टम ही है, वही मेथड है जिनको हम बर्न या इंसिनरेशन जो है वो थर्मल प्रोसेस से करेंगे, गैस से। प्लाज्मा गैसिफिकेशन एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस यूजिंग प्लाज्मा विच convert organic matter into synthesis gases, which is primarily made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन के साथ जो है इंसिनरेशन की जाती है। अब ये देखिए प्लाज्मा गैसिफिकेशन है, यहाँ जितने भी वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर डाले हुए। अब इसमें नीचे से जो है प्लाज्मा टॉर्चेस है, प्लाज्मा टॉर्चेस जो है वो गैस दी जा रही है, और उस प्लाज्मा टॉर्चेस के साथ जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एक प्लांट के अंदर डाला हुआ है और उनकी इंसिनरेशन होके वो खत्म हो जाएगा। आगे कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग मीन इट इज अ easy and natural biodegradation process that takes organic waste that remain of plants, garden and kitchen waste and turn into nutrient rich food for your plants। अब जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है उसमें, और हमने अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। दैट इज द प्लांट फॉर एग्रीकल्चर एरिया फूड एंड, जो हमारे प्लांट्स, हमारे ट्रीज और जितनी एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे वो जो है वेस्ट मटेरियल डाल दिया जाता है। वो उनके लिए जो है न्यूट्रिशन का काम देती है, न्यूट्रिशन एंड रिच फूड फॉर योर प्लांट्स। और ये प्लांट्स जो है जैसे आप लोगों ने देखा, ये तो इन्होंने दिखाया हुआ है ना खूबसूरत सा करके कि प्लांट्स को ये दिया हुआ है गार्बेज जो भी हम देते हैं। जो हमारे विलेजेस होते हैं उनमें जितना भी जो एनिमल का वेस्ट मटेरियल और ह्यूमन एक्सक्रीटा जितना भी होता है उसको एक जगह पे जो स्टोर किया हुआ होता है। अब वहाँ से वो जो स्टोर किया होता है वहाँ से वो एग्रीकल्चर एरिया में जाके प्लांट्स और हमारे जितने भी जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स उनको डाल देते हैं। अब हमारी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको वो जो है गार्बेज एक्सक्रीटा कार्ट्स पे डाल के तो ले जाते हैं, उनको डाल देते हैं। दैट इज जो है नरिशमेंट फॉर दी दैट फ्रूट्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये क्या था, हमारे मेथड जो वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड थे उनमें से एक कंपोस्टिंग मेथड था। मैकेनिकल कंपोस्टिंग, वो तो कंपोस्टिंग मैंने बताया ना कि एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है,
और वहाँ से जो है ट्रॉलीज में या कार्ट में उठा के तो वहाँ क्रॉप्स पे डाल दिया जाता है, जहाँ वेजिटेबल्स हमारे फ्रूट और प्लांट्स होते हैं, और वो उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। अब मैकेनिकल कंपोस्टिंग कैसे होगी? मैकेनिकल कंपोस्टिंग इट रिक्वायर्स स्मॉल एरिया कंपेयर टू ट्रंचिंग एंड ओपन विंडो कंपोस्टिंग टू स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट टैंक 3 to 6 days। अब इसके लिए टैंक्स बनाए, इसके लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है वो क्रंचिंग टैंक्स बना दिए होते, ट्रेंचिंग टैंक्स बनाए होते हैं, और उन टैंक्स की विंडोज़ होती हैं, और उसमें जो जितना भी वेस्ट मटेरियल डाल दिया जाता है, और उस वेस्ट मटेरियल को स्टेबलाइज होने के लिए 3 to 6 days चाहिए होते हैं। दी ऑपरेशन इन्वॉल्व आर रिसेप्शन ऑफ रेफ्यूज। सबसे पहले तो वहाँ जितनी भी रेफ्यूजीज होंगी, रेफ्यूज की जो या वेस्ट मटेरियल जितना भी होगा उसकी रिसेप्शन उसमें की जाएगी, और उसके बाद जो है उसकी सेग्रीगेशन की जाएगी। अब ये मशीनरी है ना, मशीनरी के थ्रू है से ही उसकी सेग्रीगेशन हो जाएगी। उसके बाद उसकी श्रेडिंग की जाएगी, और श्रेडिंग के बाद स्टेबलाइजेशन होगी, और इसकी स्टेबलाइजेशन के बाद मार्केटिंग होगी। अब ये जो मैकेनिकल कंपोस्टिंग जो है, इसमें जो है मैकेनिकल मशीनरी के थ्रू जो है ट्रंच किया जाता है, और ट्रंच लगाए जाते हैं। उन ट्रंचेस में जो है विंडोज होती हैं, और ये बड़े बड़े टैंक लाइक होते हैं, और उनमें जो है गार्बेज या वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके 3 to 6 days तक जो है वहाँ उसको स्टेबलाइज कराई जाती है। उसके बाद उसकी श्रेडिंग की जाती है, फिर उसकी जो है सेग्रीगेशन और मार्केटिंग की जाती है। सेग्रीगेशन के बाद ये मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि बहुत बड़े पैमाने पे ये एक बिजनेस है। ये जो है जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मटेरियल जो है उसकी मैनेजमेंट के मुख्तलिफ जो मेथड है, ये एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट्रीज, मिल्स और इंडस्ट्रीज काम करती हैं। और इसके जितने भी वेस्ट मटेरियल की सेग्रीगेशन की जाती है, उस पे मुख्तलिफ किस्म के ग्लास, प्लास्टिक, आयरन और जो भी उसमें काम की चीज़ें होती हैं उनको सेग्रीगेट करके वो जो है इन्वेस्टर उनको ले जाके इन्वेस्ट करते हैं, और उनको जाके उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन है उनको फौरन जो है जैसे ही सेग्रीगेशन होती है, वो बिफोर टाइम उन्होंने उसके लिए जो है अमाउंट फिक्स की होती है कि इतने जो टैंक है या इतने जो वॉल्यूम का मटेरियल, फ्लांट, आयरन उन्होंने लेना है, प्लास्टिक उन्होंने लेना है, जो भी ग्लास उन्होंने लेना है, मेटल लेना है, जो भी वेस्ट मटेरियल, उसके जितने भी जो है बिजनेस मैन है पहले ही से उनके साथ वो कमिटेड होते हैं, और उनको वो लेके तो उसकी रिसाइकलिंग करके रीयूज के लिए चीज़ें बना देते हैं, और जो चीज़ें जो है कुछ कंपोस्टिंग करनी है उनकी कंपोस्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, बकाया की बेनिफिट्स, इकोनॉमिकली इसका बेनिफिट्स क्या होगा? इम्प्रूविंग इकोनॉमिकल एफिशिएंसी। एक तो इकोनॉमिकली जब हम वेस्ट मटेरियल को मुख्तलिफ मेथड में ला के जो है उसको उसकी मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका बेनिफिट जो है इकोनॉमिकली जो है हम इम्प्रूव होंगे। इकोनॉमिकली जो है उस वेस्ट मटेरियल से जो है मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ फील्ड में लोग जो है वो काम करेंगे, और वहाँ से वो इन्वेस्ट भी करेंगे और जो पैसा कमाएंगे भी। ठीक है, अब जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरा, क्रिएटिंग मार्केट फॉर साइकिल्स और कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल, और रिसाइकलिंग के लिए मार्केट्स जो है वो जो क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि जितनी जो मटेरियल सेग्रीगेट किया गया है उतनी ही हमें मार्केट्स भी चाहिए डिफरेंट किस्म की। जितनी मार्केट्स बनाई जाएंगी उतने मैन पावर हमें चाहिए, उतना हमें मटेरियल चाहिए, और उतने हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, और उससे जो है इकोनॉमिकली जो है हमें बेनिफिट होगा।
वैल्यूएबल मटेरियल बीइंग रिकवर्ड, जब हम उस मटेरियल को रॉ मटेरियल जो है में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस मटेरियल की जो है वैल्यूएबल जो है रिकवरी हो जाती है। जो हमने उसको जो है वेस्ट मटेरियल बना होता है उसकी वैल्यूएबल मटेरियल बना लेते हैं। पोटेंशियल फॉर न्यू जॉब्स एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि जितनी मार्केट्स में रिसाइकलिंग होगी, जितनी सेग्रीगेशन होंगी, जितने मटेरियल्स होंगे, जितनी फैक्ट्रीज बनेंगी, जितनी मार्केट बनेंगी, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, उतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, उतनी फाइनेंशियली जो है इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग होंगे। ये इकोनॉमिकली था। अब सोशली इसका क्या बेनिफिट होगा? सोशली reducing adverse impact on health by proper waste management practices, जो प्रॉपर वेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हम मैनेज करेंगे उनको, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें बेनिफिट होगा वो हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर वेस्ट से हमारी हेल्थ जो है वो नॉर्मल रहेगी, हेल्दी होंगे हम। बेटर सोशल एडवांटेजेस कैन लीड टू न्यू सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब बेटर सोशली जो है वो हमें बेटर जो है एडवांटेजेस वो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज हमारे होंगे, हमें न्यू जो है जॉब्स मिलेंगी। Potentially lifting communities out of poverty, especially in some of the developing poorer country and cities. Poorer countries और cities में जो लोग हैं वो potentially improve होंगे और उनकी poverty जो है वो economically वो rich की तरफ चले जाएंगे। इन्वायरमेंटल में क्या होगा? इन्वायरमेंटल में जो है रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, ओडर्स, स्मेल, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगी। इम्प्रूव एयर एंड वाटर क्वालिटी, हमारी एयर और वाटर ना तो वहाँ कंटेमिनेटेड जो है मटेरियल होगा, ना हमारा वाटर और एयर पोल्यूटेड होगा। इनर जनरेशनल अक्यूटी, फॉलोइंग इफेक्टिव वेस्ट मटेरियल प्रैक्टिसेस कैन provide subsequent generation a more healthy, economically and fairer and more inclusive society and a cleaner environment. इनर जनरेशन इक्विटी जो है हमारी, उसमें क्या होगा कि जो जब हम इफ़ेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, उसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो सबसीक्वेंट जनरेशन जो है मोर हेल्दी, इकोनॉमिकली जो है वो मोर हेल्दी होगी, फेयर एंड मोर इंक्लूसिव सोसाइटी होगी हमारी, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट हमारी जो है वो बहुत क्लीन होगी। अब इकोनॉमिकली, सोशली एंड इन्वायरमेंटली एंड इनर जो है जनरेशनल इक्विटी हमारी क्या होगी? ये हमें वेस्ट मटेरियल जितने भी है हमारे वेस्टेज, उसको हम अगर प्रॉपर वेस्ट करते हैं तो उसमें हम इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली जो है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वाटर कैरेज सिस्टम एंड सीवेज सिस्टम, अभी हम जो है वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, उसके साथ ही हमारा जो है सीवेज सिस्टम की कुछ बात हम करने जा रहे हैं कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट है, प्राइमरीली ट्रीटमेंट जो है हमारा, सबसे पहले सीवेज के लिए उसकी जो स्क्रीनिंग की जाती है, फिर रिमूवल ऑफ ग्रिड जो है, जो पार्टिकल्स या हार्ड मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है, उसके बाद जो है प्लेन सेडिमेंटेशन इसकी की जाती है। वही जैसे सीवेज ट्रीटमेंट है पाकिस्तान में, हम तो जो है पुअर कंट्री है ना, हमारी डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से सीवेज ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं होता क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। बट ये जो है यूरोपियन कंट्री, उनमें सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो होता है, क्योंकि वो उसके लिए ट्रीटमेंट जो की जाती है वो टू मच कॉस्टली है। बट यहाँ आपके अकॉर्डिंग टू यूअर कंटेंट्स दिखाया गया है कि रा मटेरियल है, रा मटेरियल में जो है रेशन टैंक बनाया गया है, उस रेशन टैंक में जो है
वो एयर आ रही है और फिर उसकी क्लैरिफियर जो है सेटलर बनाया हुआ है, फिर उसमें जो है नेक्स्ट जो है पानी रॉ मटेरियल जो सीवेज का वाटर है वो वहाँ रेशन टैंक में आता है, वहाँ उसकी एयर, उसको एयर और सनलाइट मिलती है। एयर और सन लाइटिंग के बाद जो है उसकी क्लियर जो है वाटर सेटल डाउन होने के लिए सेटलर वाटर के लिए यहाँ छोड़ दिया जाता है नेक्स्ट टैंक में। उसके बाद ट्रीटेड वाटर, उसके बाद उस वाटर की ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट के बाद जो है उसमें रिसाइकल स्लज जो है उसमें से वेस्ट मटेरियल एक साइड पे निकल जाता है और रिसाइकलिंग जो है वो वाटर की होके ट्रीटमेंट होके वो यूज के काबिल हो जाता है। ठीक है, अब ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ट्रिकलिंग फिल्टर्स, अब उसको दोबारा फिल्ट्रेशन उसकी की जाएगी, जैसे मैंने फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर आपको बताया। दोबारा इसको ट्रीटमेंट करने के बाद, सारा प्रोसीजर करने के बाद उसकी ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन होगी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो ये जो है ये पाकिस्तान में नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, अकॉर्डिंग टू योर बुक मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया और आपको पिक भी दिखा दी। अदर मेथड में सी आउटफॉल। अब सी आउटफॉल जो है, जैसे मैंने कहा था, एक तो लैंड फिलर्स, मैंने बताया कि लैंड में जितना वेस्ट मटेरियल और गार्बेज जो है वो लैंड के ऊपर डाल दिया जाता है। लैंड में एक जगह, बहुत बड़ा एरिया, खाली जगह कह लें, ग्राउंड कह लें, उस पे वो फेंक दिया जाता है, कलेक्ट कर दिया जाता है। वहां से वो गार्बेज जो है वो मुख्तलिफ मेथड के लिए उठा के जो उसकी सेग्रीगेशन या जो जितने भी मेथड थे वो किया जाता है। यहाँ पे सी आउटफॉल जो है, वहाँ सी में गार्बेज जो है वो मशीनरी के थ्रू ले जाके जो लैंड की फिलिंग, उसमें जो ड्रिलिंग की जाती है सी के अंदर, उस जो ड्रिलिंग करके वहां गार्बेज को वेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सी आउटफॉल। सीवेज फॉर्मिंग, और सीवेज फॉर्मिंग की जाती है। सीवेज जो है उसको जो है सीवेज वाटर को ले जाके जो फॉर्मिंग के लिए यूज होता है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग वाटर के लिए। ऑक्सीडेशन पाउंड्स, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पाउंड्स भी बनाए जाते हैं, ऑल्सो कार्ड लेगून्स, स्टेबलाइजेशन पाउंड और लार्ज शैलो पाउंड्स, और यहाँ ऑक्सीडेशन कराई जाती है उसकी। ये ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने आपको ये पिक में बताया गया है ना कि अरे जो रेशन टैंक है और उसमें ऑक्सीडाइज होता है। ये ऑक्सीडाइजेशन के लिए मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको बैक्टीरिया जो है, हमारे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन पाउंड बना के वहां से ऑक्सीडाइज करके फिर उसको ट्रीटमेंट करके फिर उसकी सेडिमेंटेशन करके फिर उसको फिल्ट्रेशन करके सीवेज वाटर भी यूज के काबिल, इसको प्यूरिफाई पीने के काबिल बनाया जाता है। बट ये मेथड पाकिस्तान में नहीं है। हमारे जो, मैं ये जितना भी आपको पढ़ा रही हूँ इसको विजिट के लिए मैंने आप लोगों को लेके जाना होता है। विजिट में जहाँ ये सीवेज ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ मैं आपको लेके जाऊंगी, जहाँ पे पूरे लाहौर का सीवेज सिस्टम है और वहाँ पे जितनी भी मैंने ट्रीटमेंट बताई है वो ट्रीटमेंट नहीं होती वहाँ, लेकिन उसमें जो है सेग्रीगेशन, फिल्ट्रेशन और जो है उसकी सेडिमेंटेशन करके वो जो पानी है क्लियर करके उसको, वो उसका कलर तो नॉर्मल नहीं होता, बट जितनी भी उसमें वो जो है ऑक्सीडाइज, उसको टैंक में उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसकी सेडिमेंटेशन की जाती है स्टोरेज के बाद, और उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, फिर उसको जो है दरिया रावी में डाल दिया जाता है। ये जो है पाकिस्तान में सिस्टम, लाहौर के अंदर मैं आप लोगों को विजिट्स के लिए लेके जाती हूँ, और मेरे पास इसकी एक जो है जो स्क्रीनिंग भी वहाँ इसकी की जाती है।
जितना भी ये सिस्टम है स्टोरेज ऑफ वाटर का, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर का, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर का, सेग्रीगेशन ऑफ वाटर का, फिर उसको क्लियर क्लियर टैंक जो है वाटर उसमें डाल के फिर उस वाटर को रावी में ले जाया जाता है। ये पूरी मेरे पास जो है वीडियो है। बट मैंने मैडम से बात की थी कि अब मैं यहाँ पे वीडियो चला सकती हूँ कि नहीं। मैडम ने कहा था कि यहाँ आप वीडियो नहीं चला सकती, क्योंकि हमारे पास जो है जो मलाइशिया से कुछ टीचर्स आए थे, उन्होंने मेरे साथ मिलके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की भी काफ़ी वीडियो बनाई है। हमने बहुत सारे जो है मल्टीपल प्रोसेस उसमें करके, तो वीडियो जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं ना, उसमें मुख्तलिफ बात की वीडियोस भी हैं। उसमें जो है हमारे वाइटल साइंस की वीडियो भी है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी ऑक्सीडेशन की वीडियोस है, वो सारी मैडम के पास है। मैंने कहा था कि मैडम वो मैं अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक जो है वो वीडियो चला देती हूँ। तो मैडम ने कहा था नहीं, अभी हमने वीडियो नहीं चलानी, आप थ्योरी को कंप्लीट कर ले। हो सकता है अल्लाह करे जब तक के लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो आप उनको लाइव जो है प्रोसेस करके दिखाना होगा। लाइव आपने जो है प्रोसीजर जितने भी हैं करके दिखाने होंगे। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम आप लोगों को वीडियो चला के दिखा देंगे। तो विजिट में अगर टाइम हुआ तो विजिट में ले जाएंगे, अदरवाइज मैं आप वो पूरी वीडियो जो है वो मैं विजिट में जब स्टूडेंट्स को लेके गई थी तो बनाई हुई है। तो वो पूरी मशीनरी जैसे यूज हुई है। वाटर को पहले स्टोर किया गया है, सीवेज के वाटर को स्टोरेज के बाद जो है स्टोर में उसकी जो है सेडिमेंटेशन होती है ना, स्टोर के बाद सेडिमेंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन में जितने हार्ड पार्टिकल जो है वो मैंने बताया था कि नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो सीवेज का वाटर है उसमें लोग जो है इतने बड़े बड़े हार्ड पार्टिकल होते हैं कि उसमें लोगों ने बिस्तर फेंके होते हैं, उसमें लोगों ने जो है चारपाइयाँ फेंकी होती हैं, उसमें टूटी हुई कुर्सियाँ फेंकी होती हैं। तो वासा में मैं लेके जाती हूँ ना आप लोगों को, तो वासा वाले बेचारे चीख रहे होते हैं कि देखिए लोग कैसे करते हैं। फिर जब बारिश होती है गटर बंद हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं गटर का ढक्कन उठाते हैं, या हमारे जितने भी जो गंदे नाले जिनको बोलते हैं जिनमें सीवेज का वाटर जाता है, तो वो उन नालों में देखा कि लोग हर चीज की हार्ड मटेरियल इतनी इतनी बड़ी चीजें, टूटे हुए बिस्तर, टूटी हुई कुर्सियां, टूटी हुई चारपाइयां, और अपने घर से गार्बेज कूड़े का शॉपर या डस्टबिन उठाई उसके अंदर फेंक दी, गटर्स के अंदर फेंक दी। वो बेचारे वहां से जो है वो जो उनके पास टैंक है, पहले उनके नीचे सीढ़ियां उतर के वो इन चीजों को उनके जो है मैन पावर, उनके जो वर्कर है वो जाके ये चीजें हाथों से उठा के लेके आते हैं। हाथों से उठा के एक वेल टाइप उन्होंने जो है स्टोर बनाया है, उसके अंदर वो खुद से उतर के, तो वो उनको उस बेचारे को रोप पीछे से बांधी होती है, अगर इसके अंदर गिर गया तो वो गार्बेज में कहीं फंस ना जाए। तो वो सीढ़ियां उतर के जाके वो सारा गार्बेज उठाता है। उसके आगे फिर एक न्यू स्टोर होता है, और न्यू स्टोर में वो यहाँ से हार्ड और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो तो निकल गए। वो नेक्स्ट जो है फिर एक वेल टाइप जो है स्टोरेज आती है उनकी, उस वेल टाइप में वहां से पानी जाता है और वहां पे फिर सेडिमेंटेशन होती है। जो पार्टिकल छोटे रह गए थे वो वहां पे निकलते हैं। उसके बाद उसकी जो है मशीनरी लगी हुई है, वहां से वो मशीनरी के थ्रू स्क्रीनिंग होती है उसकी। जितने शॉपर या कोई इस तरह की चीजें जो है वहां सेडिमेंटेशन में सेकंड स्टोर में रह गई, वहां से उनकी स्क्रीनिंग होती है। और स्क्रीनिंग के आगे जाके फिर वाटर जो है उसकी जो है उसको एयर मिलती है, एरिएशन होती है। एरिएशन टैंक से फिर वो वाटर जो है वो क्लियर, काफी क्लियर काले पानी से वो गदला सा पानी बन के, लेकिन फिर भी उसकी ओडर खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। तो उसको दरियाए रावी के साथ जो है वो पाइप लगा के तो दरियाए रावी में छोड़ दिया गया। ये पूरी वीडियो मेरे पास है जो वाटर सीवेज को मैनेजमेंट पाकिस्तान में करते हैं उसको कैसे करते हैं।
तो ये सारा जो मैंने प्रोसेस बताया है उसके बाद उसकी हम तो दरियाए रावी में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, हम पुअर हैं, डेवलपिंग कंट्री में हैं। तो जो लोग जो है यूरोपियन कंट्री वाले हैं, तो उसमें इसके बाद वो फिल्ट्रेशन करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन जो मैंने बताई है, वही ट्रीटमेंट वो वही फिल्ट्रेशन होती है और उसको यूज़ के काबिल बनाया जाता है। तो उसमें जो है पाकिस्तान के पास इतने सोर्सेज या इतने जो है बजट हमारे पास नहीं होता कि इसको पीने के काबिल बना सके। ऑक्सीडेशन जो है की चीज़, अब ऑक्सीडेशन की चीज़ जो है वो जैसे मैंने बताया था कि वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है। वो तो एक वाटर टैंक या जो वाटर जो है स्टोर किया जाता है उसमें किया जाता है, लेकिन ये एक बाकायदा जो है इन्होंने रूटर बनाया हुआ है, मशीनरी बनाई हुई है, इसके ज़रिए जो है मॉडिफिकेशन ऑक्सीडेशन इज अ मॉडिफाइड एक्टिवेशन स्लज है। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसकी होती है, जिस तरह मैंने बताया था कि बायोलॉजिकली जो है उसकी जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। प्रोसेस दैट यूज लॉन्ग सॉलिड रिटेंशन टाइमर टू रिमूव जो है बायोलॉजिकल ग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइज मैंने बताया था कि वहाँ पे जो है स्टोरेज वाटर में मैंने बताई थी, प्यूरिफिकेशन वाटर में स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे ये वैसे ही जो है सेम वही तरीका है, बट इसमें जो है मशीनरी यूज की गई है। ठीक है। मेथड ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल, अब इसके कुछ मेथड भी हैं कि जो एक्सक्रीटा है उसको डिस्पोज कैसे करना है। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ लैट्रिन भी बताई गई हैं कि टाइप जो हमारा एक्सक्रीटा मेथड डिस्पोजेबल था, इसके साथ टाइप्स ऑफ लैट्रिन भी हैं, क्योंकि जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो लैट्रिन के थ्रू जाता है, और जितनी भी हमारी जो है सीवेज, जो मैंने आप लोगों को ये सारा बताया है कि सीवेज ट्रीटमेंट होती है, और सीवेज में जितना भी हमारा गार्बेज जाता है वो कहाँ से जाता है, लैट्रिन से। अब लैट्रिन की कुछ आगे टाइप्स हैं कि वो लैट्रिन कौन कौन सी लैट्रिन यूज होती हैं और किस टाइप की यूज होनी चाहिए, कौन सी जो है कंटेमिनेटेड करती हैं वाटर और इन्वायरमेंट को, और कौन सी कहाँ पे यूज होती हैं। ये हम अपने नेक्स्ट यूनिट में या सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को। ठीक है, यहाँ से मेरा लेक्चर जो है वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसी स्लाइड से जो है टाइप्स ऑफ लैट्रिन जो है उसमें हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया। मेरी तरफ से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।